फ्रेंड्स नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और हम ये एनसीईआरटी क्लास 7 की स्टार्ट की है ना। इसके क्लास 7 चल रहा है और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे आ गए। चैप्टर 3 को आज देखेंगे। और चैप्टर 3 का नाम है आपका दिल्ली। दिल्ली मतलब हम दिल्ली के सुल्तान बोल सकते हैं ना। 12वीं से 15वीं शताब्दी तक इसका जो पूरा कार्यकाल दिल्ली के सुल्तान का रहा उसके बारे में देखेंगे। तो चैनल पे अभी जो कोई नया है इसको लाइक कर ले और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको रैंकर मेकर पे 6 to 12 तक, कहाँ तक का मैं 6 to 12 तक ऑल एनसीईआरटी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और मोस्टली ये 2025 और 26 वाले जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स रहेंगे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, है ना। अब 24 वाले को तो देखिए देख सकते हैं, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ ही रहा है, जितना देख लेंगे आप वो भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या है। तो दिल्ली या दिल्ली मतलब यहाँ पे हम 12वीं से 15वीं शताब्दी तक दिल्ली के ही बारे में बात करेंगे, तो हर जगह आपको दिल्ली मिलेगा। तो इसमें लिखा है कि हमारे अध्याय में हमने देखा पार्ट 2 में कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे, है ना। ये सारी चीज़ें रीड कर ली। फिर इसके बाद कि आपने गौर किया, लिखा है कि अध्याय 2 में ऐसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही होगी। तो अभी तक सिंपल सा ये चीज़ हम लोगों ने नहीं देखी कि दिल्ली कहीं किसी की कैपिटल रही हो, ऐसी कहीं भी कोई नहीं। भाई दिल्ली और अजमेर को देखा था चौहान थे, लेकिन कैपिटल नहीं थे। तो इसकी वजह से यह दिल्ली महत्वपूर्ण जो शहर है 12वीं शताब्दी में बना। कब बना ये दिल्ली महत्वपूर्ण शहर के रूप में 12वीं शताब्दी में आया। तो आगे लिखा है कि आप तालिका वन पर नजर डालिए और ऐसे देखो इसको रीड करना पड़ता है, समझ के भी चलनी है चीज़ों को, स्टोरी से नहीं पढ़नी है, एकदम पढ़ते रहो, पॉइंट पे फोकस करिए क्या। तो नजर डालिए वो पहले तोमर राजपूतों को काल दिल्ली में किस साम्राज्य की राजधानी बनी। चलिए देख लेते हैं। ये देखो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम आज भी दिल्ली में है, सारी चीजें है ना। थोड़ा सा और रीड कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि अगर आप इसमें देखेंगे कि नजर डाल के कि तोमर राजपूतों का कौन सा, तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी 12वीं शताब्दी के मध्य में। तोमरों को अजमेर के चौहानों, ठीक पढ़ाया था मैंने पिछले चैप्टर में। तोमरों को क्या अजमेर के चौहानों जैसे आपका चाहमान भी नाम से भी नहीं जाना जाता था, ने परास्त किया। तो चौहान को किसने किया था, अजमेर तोमर को किसने किया था। तोमर को अजमेर के जो शासक थे चौहानों ने परास्त किया था। और तोमरों और चौहानों के राजकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, मतलब एक व्यापारिक केंद्र के रूप में हम जान सकते हैं इसको। और इस शहर में बहुत सारे जो समृद्धशाली जैन व्यापारी भी रहते थे जिन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया था। तो कौन से व्यापारी रहते थे, जैन व्यापारी। अभी यही क्वेश्चन बीच में आके पूछे जाते हैं जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो ये ध्यान रखने रहते कौन। चलिए आगे लिखा है कि दहलीवाल, ये दहलीवाल वर्ड आया दिल्ली के लिए। दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफी प्रचलन में थे। तो यहाँ पे दहलीवाल करके सिक्के ढाले जा रहे थे दिल्ली में। अब देखते हैं आगे क्या। 13वीं सदी की फिर 13वीं शताब्दी शुरू होती है और 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो ये ध्यान देखना 13वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना हुई थी। और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस महत्वपूर्ण के बहुत बड़े केंद्र पर फैला था। हालांकि हम देख सकते हैं कि फिर से एक नज़र डालें और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी है। तो पहले रीड कर लेते हैं फिर देख लेते हैं फिगर, है ना। नहीं तो स्क्रीन इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। और जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र फर्स्ट को हम दिल्ली ए कोहिना या सीरी ओ जापना है को पहचानिए। तो दिल्ली में भी हमें क्या देखना है, दिल्ली ए कोहिना और सीरी, ये जो लिखा है ना दिल्ली ए कोहिना और सीरी और जापना को पहचानना है। चलिए देखते हैं, अब देख लेते हैं। देखो ये जापना मिल गया, ये दिल्ली ये कोना मिल गया, ठीक है। जस्ट यहाँ पे कुतुब मीनार आएगा, हौज सुल्तानी है, तो तुलक्काबाद आएगा, आदिलाबाद है, सारी चीज़ें देखेंगे हम। ये इसका विस्तार से है। फिरोजाबाद है, फिरोज शाह कोटला, ये हम लोग नदी का जो पुराना मार्ग है उससे। ओके क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तालिका आपको दी गई है, दिल्ली के शासकों के नाम दिए गए, कौन कौन बने। राजपूत वंश था और आरंभिक 12वीं शताब्दी से, तो मतलब 1165 से तो 12वीं शताब्दी बोल सकते हैं।
शुरू कहाँ से हो रहा है, तो तोमर काल से, है ना। तोमर ने वो आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 हुई था। फिर इसके बाद कौन आता है, ये आपके अनंगपाल आते हैं 1130 से लेकर 1145। फिर चौहान आते हैं, चौहानों ने जब तोमर को हराया था ना, तो 1165 से लेकर ये 1192 तक ही है, क्योंकि पूरी 15वीं शताब्दी तक देखना। फिर पृथ्वीराज चौहान आते हैं, तो 1175 से 1192 तक आएंगे। हाँ, मोहम्मद गौरी से हुआ। प्रारंभिक फिर तुर्की शासक आते हैं, तो तुर्की शासक 1206 से लेके ये 1290 तक तुर्की शासक रहते हैं। तुर्की शासक में ही फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, जो 1206 से 1210 तक, मतलब 4 साल तक रहता है। फिर इसके बाद इसका दामाद वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश, मतलब इल्तुतमिश भी बोल सकते हैं, वो 1210 से लेके 1236 तक तो सल्तमिश था। फिर उसकी लड़की है आपकी रजिया सुल्तान, जो केवल 4 साल तक का शासन किया था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण शासक और एक पहली एक महिला सुल्तान की बात करेंगे, पहली और आखिरी रजिया सुल्तानी थी, 1236 से लेके 1240 से। फिर गयासुद्दीन बलबन आता है आपको 1266 से लेके 1287 तक। गयासुद्दीन हम बलबन के बारे में भी देखेंगे इसमें। और उसके बाद आपका खजली वंश आ जाता है, कौन सा, खलजी वंश। तो खलजी वंश में अगर हम देखें तो 1290 से लेके 1320 तक था। अब खलजी वंश में दो महत्वपूर्ण शासक हुए थे आपके, जलाउद्दीन खलजी, जो 1290 से लेके 1296 तक चला था। उसके बाद आया था आपका अलाउद्दीन खलजी, मतलब पहले जलाउद्दीन खलजी अलाउद्दीन का ही चाचा था, उसको मार के वो फिर उसकी गद्दी पे बैठता है। अलाउद्दीन खलजी जो 1296 से 1316 तक चलेगा। खलजी वंश के बाद वो वंश भी आ जाते हैं ना सीक्वेंस लगाने के लिए। फिर इसके बाद आता है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में क्या होता है, 1320 से लेके 1414 तक तुगलक का वंश तो तुगलक वंश चलता है। ऐसे ही इसी में से पूछ दिया जाता है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था, जो पहला शासक था, 1320 से लेके 1324 तक इसका कार्यकाल। फिर मोहम्मद तुगलक आता है उसी में, ये बड़ा हुनार था मोहम्मद तुगलक, 1324 से लेकर 1351 तक ये था। फिरोज शाह तुगलक और इससे भी बेटर था, महान योद्धा था, 1331 से 1351 से लेकर ये 1388 तक, मतलब 1351 से लेकर 1388 तक ये था। फिर हम बात करते सैयद वंश का, देखो संस्थापक पूछा जाता, तो जो पहला है वही सैयद वंश का संस्थापक हुआ, तो खिज्र खान आपका वंश संस्थापक हुआ। और सैयद वंश कब से कब तक चला, तो भैया ये 1414 से लेकर 1451 तक चला था। और खिज्र खां का जो कार्यकाल था 1414 से लेकर 1421 तक था। इसके बाद जस्ट आपका लोधी वंश आ जाता है। सैयद वंश के बाद लोधी वंश, जो बहलोल लोधी, जो 1451 से लेकर 1526 तक इसका कार्यकाल था। और नहीं, पूरा लोधी वंश का जो कार्यकाल था 1451 से लेकर 1526 तक, काफी लंबा कार्यकाल था, बोल सकते हैं सबसे बड़ा कार्यकाल इन्हीं का होगा, देखेंगे तो आई थिंक। इसमें पहला जो इसका संस्थापक बहलोल लोधी था, वो 1451 से लेकर 1489 तक, मतलब 89 तक ही यहाँ पे आपका बहलोल लोधी रहा था। तो चले देखते हैं नेक्स्ट क्या है क्या नहीं है, रीड करते हैं। तो सुल्तानों के अधीन दिल्ली के बारे में देखते हैं, किस किस के अधीन आई, क्या क्या नाम से इसको जाना गया। इतिहास, तारीख एक वचन, है ना, द्वारिक बहुवचन, तो देखो तारीख को एक वचन और द्वारिक को यहाँ पे बहुवचन कहा गया। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे, तो कौन सी भाषा थी, ये फारसी थी, ये ध्यान रखना। और तारीख के लेखक जो सचिव हैं ना, बहुवचन मतलब ढेर सारे लोग होंगे, प्रशासक था, कवि थे, दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे, न्याय संगत शासन के महत्व पर भी बल देते थे। तो ये आपके हो गए तारीख, मतलब बहुवचन ढेर सारे लोगों के बारे में। और तारीख की बात करेंगे तो एक वचन की कोई एक व्यक्ति की बात होगी उसमें। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन क्या, पहले हम लोग न्याय चक्र पढ़ लेते हैं, क्या है न्याय चक्र। तो न्याय चक्र उसे कहते हैं जो 13वीं सदी के इतिहासकार जो फक्र मुदबिर ने लिखा है। किसने लिखा भैया, ये फक्र ए मुदबिर ने लिखा है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, बिल्कुल सही बात है, और सैनिक वेतन के बिना नहीं रह सकते, ये भी सही है ना। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, राइट, बिल्कुल सही। तो मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो राजा जब तक न्याय और ईमानदारी नहीं बढ़ाएगा तो किसान, मोस्टली देखो प्रोड्यूसर किसान ही है, सारी चीजें किसान के यहाँ ही बन रही हैं, है ना। यहीं पे कच्चे माल से लेके कुछ भी जो पैकेट फूड आ रहे हैं आपके, हर चीज यही सिस्टम है, राजस्व यहीं से शुरू हो रहा है। जब राजा राजस्व इन्हीं से ले रहा है तो राजा बिना सैनिक के नहीं रह सकता और सैनिक बिना वेतन के नहीं आते हैं।
समझ रहे हैं? हाँ वही वही। तो एक क्वेश्चन लिखा है कि आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? तो हो सकता है, क्योंकि जब जो हम लोग क्या देख रहे हैं, ऊपर ही रीड किया, इसमें आपके फक्र, ये इधर देखो साइड से, फक्र मुद्दबिन ने क्या किया यहाँ पे, एक न्याय चक्र के बारे में ही लिखा है। जो कहानी हम लोगों ने पढ़ा कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चलेगा ना, सैनिक वेतन के बिना नहीं आ सकते हैं, वेतन आता है किसानों से जो राजस्व एकत्रित करके। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जब तक किसान है खुशहाल और प्रसन्न नहीं रहेंगे, तभी तक ही ऐसा हो सकता है जब न्याय राजा और मतलब राजा ईमानदारी से न्याय करे, प्रशासन को बढ़ावा दे। तो यही आपका न्याय चक्र उपयुक्त वर्णन, मतलब राजा और प्रजा के बीच संबंध को दर्शा सकता है। समझ गए ना? चलिए जन्म सिद्ध अधिकार की बात करते हैं। तो ये क्या थे जन्म सिद्ध अधिकार, ये देख लेते हैं। नहीं, पहले इसको रीड कर लेते हैं, वो साइड में क्वेश्चन ही होगा। ये कुछ बातें ध्यान में रखिए। त्वारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। तो त्वारीख मतलब समझ रहे ना, बहुवचन, जो ढेर सारे लोग थे वो दिल्ली में विशेषकर रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हो। वे अक्सर अपने इतिहास से सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम और इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। अब देखिए, जब वो इनाम पाने की आशा में लिख रहे हैं तो किसी राजा की बुराई नहीं लिखेंगे, सीधी अच्छा ही लिखेंगे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार, ठीक है, तो ये लेखक अक्सर जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित या आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। अच्छी बात है, आदर्श समाज व्यवस्था बनाते थे और उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। देख लीजिए, तो सब लोग तो नहीं होंगे, है ना। फिर सन 1236 के, तो सन हम 1236 के सुल्तान और इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठती है। 1236 से लेके 1240 तक, ये बताया था मैंने, 4 साल का शासनकाल रहता है। तो इस युग के इतिहासकार मिनाज सिराज यहाँ पे मिनाज सिराज स्वीकार करते हैं कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। तो दरबारी जो जन भी इसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, और 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तो हटाने का प्रोसेस अलग था, कैसे वो यहाँ पे दूसरी जगह युद्ध करने जाती है और यहाँ पे पूरे उसके राज्य वाले क्या करते थे, विरोध कर देते हैं ना। एक कहानी भी है कि वो अस्तबल में सबसे ज्यादा, उसमें दो ही, रजिया के सुल्तान के साथ दो ही लोगों को जोड़ा जाता है। एक उसका जो अस्तबल का देख रेख करता था, और दूसरा वहाँ वो जहाँ पे युद्ध करने गई थी, तो वहाँ हार जाती है, मतलब एक योग्य शासक थी वहाँ पे, फिर उसी से शादी कर लेती है और फिर कहीं ना कहीं उसको रास्ते में ही मार दिया जाता है। कहानी पढ़ेंगे, हिस्ट्री में आपको मिलेगा। चलिए थोड़ा सा हम लिंग भेद देख लेते हैं, क्योंकि रजिया सुल्तान के साथ यहाँ पर लिंग भेद होगा। जन्मसिद्ध अधिकार की बात करें तो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा है। उदाहरण के लिए लोग मानते हैं कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के लिए कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। ठीक है भैया। लिंग भेद क्या, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, जो भी हो। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। रजिया के बारे में मिनाज सिराज के विचार क्या थे, मिनाज सिराज क्या लिखते हैं उनको देख लेते हैं। तो मिनाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों और पुरुषों को के अधीन होना चाहिए। देखो यहीं से ये विचारवादी यही सोच लोगों की चलती है और वो स्त्रियों को अपने अधीन रखने की कोशिश करते हैं। लिख रहा है ना कि स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध है। विरुद्ध है इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या किया, क्या हुआ बोल सकते हैं। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल पे, जो वर्तमान का आंध्र प्रदेश, इसके वारंगल क्षेत्र में के किसी समय काकतीय वंश का राज था। ये भी उसमें लिखा कि जो आधुनिक आंध्र प्रदेश ये वारंगल क्षेत्र वो काकतीय वंश का राज था, और उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, कौन सी रानी रुद्रमा देवी, जो 1262 से लेके 1289 तक था इनका कार्यकाल था, के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। क्योंकि रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था।
क्लियर ही नहीं की जेंडर, है ना। तो वो ऐसी चीज़ें लिखा रही, भ्रम कर रहे हैं कि हम क्या है, पुरुष ही है। और एक महिला शासक थी जो कश्मीर की रानी, तो कहीं ना कहीं हाँ महिला शासकों का भी वर्णन किया। कश्मीर की रानी थी आपकी विद्या। इन्होंने 980 से लेके 1003 का नाम दीदी बड़ी बहन इनके नाम से जाना जाता था से निकला। और जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। दीदी बड़ी बहन बोल सकते हैं, तो प्रजा ने ही दिया होगा, है ना। जी बिल्कुल। तो मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए कि आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे। आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों? भाई आप सोच सकते हैं, बनना कठिन नहीं है, लोगों की मानसिकता सोच विचार हो गए हैं कि अब ऐसे जो आपके यहाँ पे मिन्हाज सिराज भी है, वो भी मान रहा है कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, वो कह रहा है, ऊपर ये शब्द आपने देखे, तो क्या कह रहा है उसमें कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, अब उसमें स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना है। तो पहले इस टाइप की सोच बनाए। तो ऐसी स्थिति का उन्होंने कहा कि इस शासन में व्यवस्था है तो विरोध था, क्योंकि जो रजिया थी उसने जो 1236 से लेकर जो 1240 तक उसका जो शासन काल रहा था, तो रजिया सुल्तान के जो महिला होने के कारण काफ़ी विरोध भी उसके लोग करने लगे थे वहाँ पे। और जबकि रजिया सुल्तान की अगर हम बात करें तो मर्दों की तरह ये शासन जैसे चलाती थी, ऐसे नहीं था, है ना। और रजिया सुल्तान के जो विचार सिराज के विपरीत ही था। सिराज जो लिख रहा है उससे बहुत अलग थी। पहले वो प्रधान समाज के कारण पिता का पुत्र ही राजा होता था, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्त्री के लिए शासक बनना कठिन काम हो गया था। 2-3 जगह हम लोगों ने देखा, एक आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में वो अपना नाम ही बदल के रुद्रमा देवी जेंडर ही क्लियर नहीं होने दिया। और फिर ये कश्मीर की रानी थी, तो दिद्दा मतलब बड़ी दीदी, तो इनको लोग हो सकता है कहीं ना कहीं लोग अपने से ही संबोधित कर रहे हो, कर ही रहे होंगे। आगे देखते हैं खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन, नजदीक से एक नजर डालते हैं। तो खलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में हम लोगों इसमें रीड करना है कि दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। अब दिल्ली जैसे अभी आप चला रहे हैं साम्राज्य, तो सिंपल सा है कि आपको सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत तो होगी। तो दिल्ली के जो आरंभिक सुल्तान, विशेषकर जैसे आपका इल्तुतमिश हो गया, सामंतों और जमींदारों के साथ जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। समझ रहे, जैसे वो खुद, क्योंकि गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, इस वजह से कोई भी शासक या गुलाम होता था उसको वो सामंतों या जमींदारों के स्थान पर नियुक्त करते थे। ये नहीं कि बड़े लोगों करते, नहीं, गुलामों करते थे। तो इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता, क्या कहा जाता, बदंगा कहा जाता था, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर भी काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया गया था। वे चूंकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकता था। भाई वो तो करते ही थे, क्योंकि यही उनका गुलामी वाला चला। तो बेटों से बढ़कर गुलाम, अब बताइए बेटों से बढ़कर मतलब गुलाम कैसे उसे। तो सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तो तभी पूरी दुनिया में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलते हैं। ये भी बात सही है। तो बुद्धवानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। गुलाम, सही बात है, जब बेटा भी नहीं होगा तब जब तक गुलाम अपनी वफादारी निभाता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? तो आप भाई बता सकते हैं कि आपको लग रहा है इस टाइप से कैसे हो सकता है। तो देखो लग कुछ नहीं रहा, लेकिन हम क्या ना एक थिंकिंग से अपने विचार रखते हैं कि सुल्तान क्या करता है, क्योंकि किसी को भी अपने काल में रख रहा है, गुलाम है, वो लंबे समय तक रहता है। हम्म, क्योंकि अगर हम प्रारंभिक शासक गुलाम वंश की अगर बात करें तो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए ऐसे देख, मोहम्मद गौरी थे, इसके बाद ऐबक जी आ गए। ऐबक का गुलाम कौन था? ऐबक का गुलाम का इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश। तो ये देखो गुलाम वंश चल रहा है कि नहीं, इस टाइप से लाइन से एक दूसरे पे विश्वासी तो था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दोनों शासक काफी योग्य और बुद्धिमान थे, अगर हम बात करें इल्तुतमिश की बात करें या यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, क्योंकि यहाँ पे विद्वानों का भी कहना है कि गुलामों में से बेटे से बढ़कर तो गुलाम होते, क्योंकि उन्हें बचपन से पाल रहे हैं। और सिंपल सा गुलाम में ऐसा होता है कि वो आराम से इतने अच्छे से गुलामी करते तो राजा का दिल भी जीत लेते हैं ना। तो अब बेटा कहाँ लगेगा।
ठीक है, इस टाइप की चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन हाँ सीक्वेंस से दिखाना रहेगा। पहले कौन आया, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का क्या था, कौन, ऐबक था। ऐबक का इल्तुतमिश था। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, खलजी तथा तुगलक शासक बदंगा का इस्तेमाल करते थे। तो खलजी और जो आपके तुगलक शासक थे किसका यूज कर रहे थे, आपका बदंगा इस्तेमाल करते थे। और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति, सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। देखो फिर से समझना, कैसे लोगों को दे रहा है, जो खलजी और तुगलक वक्त दो शासकों की बात करें, ये बदंगा का इस्तेमाल करते थे, रहे थे। और साथ ही अपने जो आश्रित निम्न वर्ग के लोग, ये ध्यान देना, कैसे अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंची राजनीतिक पद देते रहे। बहुत अच्छी बात है। और लोगों को सेनापति में जैसे सेना में जैसे सेनापति है, सूबेदार, तो सेनापति और सूबेदार जैसे पद भी दिए हैं। लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। अब राजनीतिक अस्थिरता क्यों पैदा हो रही, भाई विरोध करने लगते लोग कि आप निम्न वर्गों को तो बना रहे हैं, छोटों को नहीं। तो गुलाम और आश्रित अपने मालिकों संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके जो उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। कि अब उसका मालिक के प्रति तो ठीक है, उत्तराधिकारी कोई बन रहा है तो उसके प्रति नहीं होते थे। तो सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। और सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। ये जस्ट मैंने ऊपर ही बोला था अभी आपको। और फारसी जो त्वारिक त्वारिक मतलब दिन में ढेर सारे लोग आते थे, कि लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की थी, कि आप नीचे लोगों को बैठालते जा रहे हैं, ऊपर से मतलब नहीं है ना। चलिए देखते हैं, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन कौन थे। अधिकारी जन के बारे में देखना है, किसके, मोहम्मद तुगलक के। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने जो अजीज खुमार नामक कलाल, कौन सा, ये ऐसे नाम है, अजीज खुमार खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला। फिरोज हजाम नामक, फिरोज कौन था, ये हजाम नाई था। और मनका तब्बाक ये नामक बावर्ची, और लड्डा तथा पीरन नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया। देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, तो ये जियाउद्दीन बर्नी आता है आपका 14वीं शताब्दी में। और इन नीतियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के कारणों के रूप में दिखाया। अब ये ठीक है, नाश तो हो गई, जब योग्य नहीं रखोगे। तो उसने बताया है कि किसने, आपका जियाउद्दीन बर्नी ने, कि ये सुल्तान की ऐसी नियुक्तियों की वजह से उनका पतन हुआ। हम बोल सकते हैं अक्षमताएं थी, शासन नहीं चला पा रहे थे। तो आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की, तो भाई हमारे ख्याल से बर्नी ने आलोचना इस वजह से की है क्योंकि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक जो कलाल, मतलब हम बोल सकते हैं शराब बनाने वाली जो चीजें थी ना, फिराज मतलब हज्जाम नामक नाई का जो है ना, तब्बाक नामक बावर्ची था, लड्डा तथा जो पीरा नामक जो मालियों को ऊंचे जो प्रशासनिक पद दिए पर बैठाया था। यही शब्द लिखने रहते यार जो पढ़े हो। तो ये लोग दरअसल क्या है ना, सुल्तान को चापलूसी करके बड़े पद पर पाए जाते थे मोस्टली। गुलाम ऐसे ही करके चापलूसी, समझ रहे हो ना क्या होता। उनके अंदर बड़े पद पाने की योग्यता तो नहीं थी, है ना। और इसलिए आपके जो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी इस नियुक्तियों का उल्लेख करते हैं कि राजनीतिक विवेक के नाश और शासन की जो अक्षमता के कारण इन्होंने ये ऐसा किया। जी, साइड से देख लेते कुछ है तो नहीं। जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता है, उस पर निर्भर हो, उसको ही तो गुलाम कहते हैं, बस। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि पहले पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। देखो ये वर्ड बहुत आता है, इक्ता। और देख लो क्या किसे कहते हैं। पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और आपके तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था। अब जहाँ जो आकार है, जो भी जगह है वहाँ पे नियुक्त कर रहे हैं, उसी एरिया को हम इक्ता कहलाते थे। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी को इक्तादार कहते थे। तो इक्तादार क्या, एक मान लीजिए तुम्हारा खेत है या एरिया है कोई गांव, तो उससे जो कर वसूलेगा वो अधिकारी हो जाएगा इक्तादार, और वो पूरी जगह रहेगी, जागीर रहेगी, वो इक्ता हो जाएगी या मुक्ति कहला मुक्ति कहे जाते थे, कुछ भी बोल सकते। तो मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। क्या था,
सैनिक अभियानों का इनका नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। तो ठीक है, वेतन नहीं दिया जा रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वहीं से जो एरिया है उनका जो, तो वहीं से राजस्व की वसूली कर रहे थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। समझ गए ना? हाँ, उसी से। तो मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले। कहता है भाई अगर इस पे आपको कंट्रोल करना है तो उनका वंश परंपरागत नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपनी जागीर समझ लेंगे कि नहीं, लड़का कहेगा नहीं मुझे बाप से अपना मिला तो मेरा ही। और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बात करें और मोहम्मद तुगलक, ये दोनों बड़े अच्छे शासक थे कि शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। सही है, आप वसूल तो कर रहे हैं लेकिन उसके लिए आपका एक लेखा अधिकारी रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर वसूली और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे गए थे। समझ गए ना कि राज्य द्वारा निर्धारित जो कर वसूली उसी के हिसाब से आप अनुसार सैनिक रखेंगे। जब दिल्ली सुल्तान, यहाँ पे हम लोग हैं, दिल्ली सुल्तान जब शहरों से दूर आंतरिक इलाकों का भी अपने अधिकार में आए लेने में आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों, तो भूमि के स्वामी कौन थे, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया, मतलब विस्तार कर रहे हैं। तो उसी में आपका जो अलाउद्दीन खिलजी के शासन में भू राजस्व निर्धारण, वसूली के कार्य, क्या था, भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य में अपने नियंत्रण में ले लिया। तो स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार भी छीन लिया गया था। किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया था। ओके, यहाँ से देखना है। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे, जैसे आपका कौन कौन सा कर था वो देख लेते हैं। थोड़ा ऊपर कर लो उसको। चलिए, कौन कौन से थे? एक था आपका कृषि कर था, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। भैया अगर वो 1 क्विंटल गेहूं ले रहा है तो 50 किलो बोले जाएंगे, इसी को हम खराज कह रहे हैं। खराज मतलब किसान की उपज का लगभग 50%, बहुत ज़्यादा टैक्स था। उन्हीं से खेती भी करा रहे हैं और वही कुछ नहीं बचता था। मवेशियों पर भी चराई कर होता था, इस टाइप का है ना, मवेशी पाले हो। घरों पर भी कर लगता था। तो याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। तो देखते हैं कौन सा, जैसे दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दिल्ली से बंगाल पे तो नहीं कर पाएंगे, ये आपका है। ठीक है। और दक्षिण भारत की जो विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि अगर हम बात करेंगे गंगा के बारे में तो देखते हैं गंगा के बारे में क्या लिखा है। थोड़ा कुछ है साइड से, नहीं कुछ नहीं। तो गंगा के जो मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले क्षेत्र थे, जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी, है ना, कि वहां पे जाके आप युद्ध कर सकें। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक चल पाता था। तो सरदार और उनकी किलेबंदी के बारे में देख लेते हैं। क्या दरअसल अफ्रीकी देश जैसे मोरक्को हो गया, तो ध्यान देना, अब ये मोरक्को अफ्रीकी देश है। 14वीं शताब्दी में भारत आए यात्री इब्न बतूता, तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ये बतलाता है कि सरदार कभी कभी कैसे थे, क्या थे उनका। इसका कहना है कि जो चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। तो समझ गए ना, उबड़ खाबड़, अभी भी देखो किले रहेंगे, किसकी ऊंचाई पे रहेंगे, वही है। तो उस टाइम पे उबड़ खाबड़ किले बनाकर ही रहते थे। और कभी कभी बांस के झुरमुटों में, तो भारत में बांस पोला नहीं होता, ये बताता है, बहुत बड़ा होता है और इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता है।
और भी कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते थे। तो इस दीवार में घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे, मतलब जहाँ रहेंगे तो वो लोग भी रहेंगे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराए नहीं जा सकता था। मतलब बोल सकते जो बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। तो ये सेना जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट कर लाती थी। तो सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन करिए भैया, कैसी थी सरदारों की रक्षा व्यवस्था। तो कुछ नहीं, अभी हम लोगों ने देखा कि कौन सा, जो आपका 14वीं शताब्दी में मोरक्को के जो एक आपका यात्री आया इब्न बतूता, वो भारत के बारे में कुछ चीज़ों को वर्णन किया, वही हम लोग भी लिख देंगे। क्या बताया कि उनका जो सरदार थे वो चट्टानी या उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, है ना। कभी कभी वो झुरमुट जो बांस में रहते थे, ये दोनों स्थल काफ़ी दुर्गम होते थे, मतलब बुरी स्थिति में होते थे हम बोल सकते हैं। तो सरदार इन जो जंगलों में रहते थे तो इनके लिए किले की प्राचीर का भी काम देते थे। तो इस दीवार के घेरे में ही इनके जो मवेशी हैं, फसल है, ये सब रहते थे। इसी में पानी की व्यवस्था थी, अर्थात वहाँ आप बोल सकते हैं कि क्या था कि जो प्रबल सेना रही होगी इसको आराम आराम से हराया नहीं जा सकता। ये सारी चीज़ें थी। थोड़ा और देख लेते हैं चंगेज खां के बारे में। चंगेज खां क्या था, चलिए चंगेज खां देखते हैं। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने, तो एक मंगोली था ये, इसने मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान, कहाँ पे, उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सेसियान, कौन सा, ट्रांस ऑक्सेसियाना, आधुनिक जिसे हम उज्बेकिस्तान कहते हैं, उज्बेकिस्तान पर हमला किया। और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली को, कहाँ पे, दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासकों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूत होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। पहले नॉर्मल सा था, कोई नई सेना की जरूरत है या नहीं है। तो इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती भी था। तो 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत काल क्या था वो देखेंगे। तो ताल का वो फर्स्ट में कह रहा है कि एक बार फिर से देखो, आप बताएंगे तुगलक वंश के बाद 1526 में तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज था, है ना, जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था वही। फिर क्या होता है, तब तक यहाँ पे आपका जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे, कौन से, अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। तो इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे, मतलब छोटे थे राजा लेकिन शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल और तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। हम सिरसा सूरी की बात कर लेंगे। सिरसा सूरी जो एक छोटा सा एक जमींदार का लड़का था, 1540 से लेकर 1545 तक इसका कार्यकाल रहा। ये बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में, चाचा इसके वहाँ के सूबेदार थे, कि इलाके में प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था। और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट जैसे हुमायूं 1530 से 1540 तक, फिर 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया था। आप बताइए। तो शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके, शेरशाह मतलब शेरशाह सूरी, तो उसने दिल्ली पे भी अधिकार किया था। दिल्ली पे अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया, जिसे हम सूर्यवंश से नाम से जाते हैं। क्या, सूर्यवंश, सूर्यवंश नहीं, सूर्यवंश। केवल 15 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहा, 1540 से लेकर 1555 तक। और लेकिन इसके प्रशासन ने जो अलाउद्दीन खिलजी वाले, किसको, अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया था। तो महान सम्राट अकबर 1556 से लेकर 1605 तक उन्हें जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशंसा व्यवस्था को ही अपनाया था। तो अकबर ने भी उसकी प्रशंसा के रूप में शेरशाह को अपनाया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान दौरा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, तो आपके साथ क्या होगा ये बताइए। तो सोच सकते हैं आप क्या होगा, चुकाना पड़ेगा क्या, नहीं तो बड़ी दिक्कतें होंगी, है ना। चलिए थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में पहले
पहल किसने राजधानी स्थापित की? तो भाई सबसे पहले अगर हम राजधानी की बात करें तो तोमर ही तो थे, तोमर राजपूत जिन्होंने, है ना, तोमर ही थे सबसे पहले दिल्ली में। फिर इसको कौन, चौहान लोगों ने दिल्ली में राजधानी स्थापित की, क्योंकि तोमर लोग, तोमर जो राजपूत थे, चौहान राजाओं ने पहले ये दिल्ली पर राजधानी स्थापित की। तोमर राजपूत थे, फिर चौहान राजा। दिल्ली के सुल्तानों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो भाषा की बात करेंगे, वही फारसी भाषा थी, कुछ नहीं थी और उल्टी सीधी, है ना। नेक्स्ट, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था? तो मोहम्मद तुगलक के समय सबसे अधिक विस्तार हुआ था। इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था? भाई ये मोरक्को, अफ्रीका से आया था। चलिए आगे देखते हैं। आइए समझे, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि न्याय चक्र के अनुसार अगर हम बात करें सेनापतियों का, इस वजह से भी ध्यान रखना जरूरी है, जो किसान थे ना, किसानों को एकत्रित किए गए राजस्व से ही सैनिकों को वेतन भी मिलता था, है। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते थे ना जब उनके पास जो वो खुशल और खुशहाल और प्रसन्न ऐसे सारी चीजें उनको रहे, मतलब राजा अच्छे से न्याय करे। और ऐसा जब ही होगा जब राजा न्याय और ईमानदार को, प्रशासन को बढ़ावा देगा। लोग पढ़ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा कौन सी? भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? तो भीतरी और बाहरी सीमा से यही अभिप्राय है कि गैरिसन शहरों की जो पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों में गैरिसन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बाहरी सीमा गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मुफ्ती अपने कार्यों का पालन करे यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो मुफ्ती के बारे में बात है कि मुफ्ती अपने कर्तव्यों का पालन करे, मतलब यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। क्या? उनकी नियुक्ति वंश जो परंपरा के आधार पर नहीं की जाती थी, है ना। फिर उन्हें कोई भी एकता या क्षेत्र थोड़े समय के लिए नहीं दिया जाता था, बदलते रहते थे, क्योंकि नहीं तो वो वंशागुण समझ लेंगे। और मुक्ति लोगों को समय समय पर स्थानांतरण भी किया जाता था। मुक्ति लोगों को द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राजू द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। तो इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज द्वारा निर्धारित कर ही वसूले तथा जो तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आइए विचार करें, क्या आपकी समझ में तारीख के लेखक मतलब आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? तो भाई दिल्ली सल्तनत पर जो मंगोल आक्रमण हुआ, फिर है ना, मंगोल आक्रमण से जो मजबूत होकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को एक विशाल सेना भी रखनी पड़ी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता को स्थान पर नगद वेतन देना भी तय किया था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पुराने शहर जैसे निवासियों को नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया था और इसके इलाके में बड़ी सैनिक छावनी भी बनाई थी। एक पॉइंट देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जनता पर अधिक कर लगाए थे, तो मोहम्मद तुगलक ने तांबे के नए सिक्के चलवाए थे। 50% वाला कर किसानों पर। जी जी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? हाँ, लगता है। हमारी जो समझ की अगर हम बात करें, तौरीख के जो लेखक थे आम जनता के जीवन के बारे में जिन्होंने जानकारी नहीं दी थी, क्योंकि तौरीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्तियों यही सारे व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते हैं। तो उसी से हमें पता चलता है कि शासकों को जो प्रशासन संबंधी सलाह क्या थी, न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तौरीख के लेखक जो नगरों में रहते थे। जी, अच्छा कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा 10 वाला है ना। अच्छा 9 एक मिनट। हाँ, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में भाई क्या बात है, आज की जो अगर महिला की बात करें, आज से कंपेयर किया गया, आज की जो महिला है ना, तो आज की महिलाओं नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है। अगर हम देखें आज भी, आज की नहीं, मतलब आज भी जल्दी से देखो, आरक्षण अभी आपका 33% कितने दिनों बाद पास हुआ है। क्योंकि आज भी जो लोकसभा हो या विधानसभा में महिलाओं की संख्या 5% से भी कम होती है। हम कह रहे हैं आज प्रेजेंट की बात कर लेंगे, अभी तो सिर्फ 7% है, कोई बड़ी बात नहीं है।
है। तो ये अलग बात है कि सल्तनत काल की अपेक्षा वर्तमान में महिलाओं नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता, थोड़ा उस समय से जल्दी कर लिया जाता, लेकिन आसान नहीं है अभी भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काट दिए जाते हैं? नहीं। अब वहाँ पे उस समय दिल्ली के जो सुल्तान थे तो वो गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित जो भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करने के लिए जो गंगा यमुना के जैसे दुआब क्षेत्र थे ना, तो इनको जंगलों को साफ कराते थे और शिकारी संग्रह को जैसे आपके चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया था। फिर जमीन किसानों को दी जाती थी और कुछ समय कृषि कार्य प्रोत्साहन किया जाता था, मतलब जंगलों को काट के कृषि के योग्य बनाना था। हाँ, तो आज की अगर बात करें तो आज जंगल कई कारणों से काटे जाते हैं, जैसे कृषि भूमि को प्राप्त करना, है ना, आवासों का निर्माण करना, परिवहन मार्गों का निर्माण करना, खनन के कार्य हैं, बड़े बांधों के निर्माण में वनों की कटाई करना, ये सब हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, आइए करके देखें, पता लगाइए कि आपको इलाकों में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनवाई गई कोई इमारत है कि आपके इलाके में और भी कोई इमारत है जो 12वीं से लेकर 15वीं सदी के बीच बनाई गई हो। इनमें से कुछ इमारतों का वर्णन कीजिए और उनके लेखन से भाई अपन बता सकते हैं आराम से। जैसे आपके कुतुब मीनार को ही पहले देख लो, कहाँ बनाई गई थी? ये दिल्ली में है। तो किसने बनाई थी भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। कब इसका निर्माण करा है वो? तो 1199 से लेके 1208 तक में टाइम पे निर्माण कराया था। फिर हम जैसे हौज खास दिल्ली की बात करेंगे, तो जो हौज खास दिल्ली में था, अच्छा मैप देखना है क्या? देख लेते हैं, चलिए मैप से दिखा देते हैं। ओके ओके, देखें तो यहाँ पे हौज खास जैसे लिखा है ना, कुतुब मीनार ये वाला, चलो ये सब दिखा देते हैं। ये कुतुब मीनार है, तो दिल्ली में है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 1199 से लेके 1208 के बीच में इसको बनवाया था। हौज खास, ये आपका हौज खास दूसरे नंबर पे। तो हौज खास की बात करें, ये भी दिल्ली में, किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, 1305 ईस्वी में बनवाया था। तुगलकाबाद की बात करें जो दिल्ली में है, तुगलकाबाद ये आपका, तो यहाँ पे ये भी दिल्ली में है और गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, 1321 से लेके 25 ईस्वी तक बनवाया था। फिर हम फिरोज शाह की बात करेंगे। ये फिरोज शाह थोड़ा आपके ऊपर था, इसको हम हटा के ऊपर चलते हैं, तो मैं पूरा नहीं दिख रहा। ये फिरोज शाह कोटला स्टेडियम आज की डेट में, ये इसको नाम आपका क्या रख दिया गया? अरे वित्त मंत्री के नाम पे रखा गया, जो अभी एक्सपायर हो गए थे आपके। चलिए आ जाएगा, याद बता देंगे ना। अरुण अरे जेटली स्टेडियम है, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। तो यहाँ पे ये भी दिल्ली में है और फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था 1354 ईस्वी में। फिर हम एक नाम आपका और आ रहा है, कौन सा? खिड़की मस्जिद दिल्ली। देखते हैं कहाँ है, ये नीचे है खिड़की मस्जिद दिल्ली। चलिए इसमें नहीं दिया गया वो, बट ये भी दिल्ली में मोहम्मद तुगलक ने बनाया था 1326 ईस्वी में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की क्लास पसंद आएगी। ये पूरी क्लास हो गई आपके, ये चैप्टर नंबर 3 था आपका, है ना, और क्लास 7 का एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं। देन इसके बाद 4th की 8 की करेंगे, 9 की करेंगे, 10 की, 12 तक सारा A to Z एनसीईआरटी मिलेगा। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें। जिसको भी 2025 का हो, 2026 का है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी, एनसीईआरटी मोस्ट कंपलसरी है। जुड़े रहे रैंकर मेकर के साथ। नमस्कार।